हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के मेंस के पर्सपेक्टिव से। हम अप्रोक्सीमेट 300 से 350 क्वेश्चन हम मेंस के करने वाले हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 पेपर को मिला के। अभी क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। इस बार जो डेट दी हुई है यूपी पीसीएस की वो 6 या 11 दिसंबर समथिंग है, यानी कि दिसंबर में जाकर आपका प्री होने वाला है पीसीएस का। तो जो एक लेंथी पीरियड है, इसको आप खराब नहीं करिए। इसमें मेंस की जो प्रिपरेशन बहुत आराम से की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपके पास मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने आप दे सकते हैं प्री के लिए। और अगर आप ज्यादा देना चाहते हैं तो 2.5 ये मंथ दे सकते हैं आप, यानी कि मिड सितंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं और प्री की तैयारी। उससे पहले आप सितंबर तक या लेट सितंबर तक आप मेंस को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि जो कंपटीशन है मेंस का, जो पीसीएस के सिलेक्शन का जो कंपटीशन है, वो डिपेंडेंट है मेंस के मार्क्स पर टोटल। क्योंकि इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, वो एक तरह का बस एक एक तरह की फॉर्मेलिटी बची हुई है, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट 50 से 70 एट मैक्स इतने मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं अगर आप डिसेंट वहां पर इंटरव्यू देते हैं। और इतना नॉलेज हर स्टूडेंट के पास होता है, एस्पिरेंट के पास होता है कि वो इतना नंबर ला सकता है। तो यहाँ पर जो वेरिएशन है, जो टॉप मोस्ट और लोएस्ट के बीच में बहुत कम है। जो वेरिएशन मेंस के अंदर है बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो यानी कि जो मैक्सिमम डिसाइडिंग फैक्टर है वो मेंस है, यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव से हम अगर बात कर रहे हैं तो इसलिए मेंस की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो मेंस की तैयारी करते हैं। और हम इसमें हर दिन एक क्वेश्चन एटलीस्ट, हम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो जो आज का क्वेश्चन है हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से, और जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी के पैरेलल हम चलेंगे। क्वेश्चन एक एक दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक से छूटे हुए, ताकि जो आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो हो जाए, रिवीजन हो जाए। और प्रेजेंटेशन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर प्ले कर रहा है मेंस के अंदर, कंटेंट तो आपके पास है, कंटेंट तो सभी लिख रहे हैं, जिनका सिलेक्शन होता है वो सभी, उनका कंटेंट अच्छा होता है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है ये लोगों को बाहर करती है। प्रेजेंटेशन ये बाहर करती है आपको इंटरव्यू यानी कि फाइनल लिस्ट से अगर होने से आपको रोकती है, तो वो है आपकी प्रेजेंटेशन। कंटेंट तो आप देते हैं, कंटेंट में तो मुझे लगता नहीं कि आज के टाइम पे कंटेंट की कमी किसी के पास हो सकती है। तो प्रेजेंटेशन में 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद बॉडी आता है, उसके बाद कंक्लूजन आता है। तो हम ज्यादातर जो बच्चे एस्पिरेंट है फोकस करते हैं, बॉडी पे फोकस करते हैं। तो बॉडी यहाँ पर मेन है, लेकिन जो इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, वो है इंट्रोडक्शन। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है और कंक्लूजन, ये दो फैक्टर यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आपके क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। बॉडी तो ओवरऑल सबका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आठ मतलब सही रहता है सबका ऑलमोस्ट। प्रेजेंटेशन भी अच्छा करते हैं बॉडी का, लेकिन जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग पिछड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग अच्छा करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो जब आप अगर मेंस के लिए जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट हर टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ से तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना समय वहां होता नहीं है कि आप इंट्रो वहां पर तैयार करें अच्छा सा। तो फिर आप वेग इंट्रो लिखते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका इंट्रोडक्शन आपको वहां पर तुरंत तैयार करना पड़ेगा। तो जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो इंट्रोडक्शन यहाँ पर तैयार करके जाते हैं। कंक्लूजन भी उनका तैयार होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट, जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से थोड़ा वेरिएबिलिटी लाते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। लेकिन मोस्ट जो एस्पिरेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उनके फिक्स रहते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी रहती है, जैसे क्वेश्चन देखा उसी के हिसाब से वो चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर तीनों चीजों पर फोकस करने वाले हैं, और तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का आज क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। इसके 3-4 स्टेजेज हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन नेपोलियन से बन जाता है, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनलाइटनमेंट पीरियड से क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ इसके टॉपिक्स हैं
सब्जेक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर है अमेरिकन रेवोल्यूशन है, यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर बोस्टन टी पार्टी से रिलेटेड। उसके बाद जर्मन यूनिफिकेशन, बिस्मार्क का जो क्वेश्चन आया था पीसीएस में एक बार पूछा गया, जर्मन यूनिफिकेशन पे बिस्मार्क का जो कंट्रीब्यूशन है। इटालियन यूनिफिकेशन, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, ये कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि इसी से के अराउंड क्वेश्चन पूछता है। एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर, एक 8 नंबर का क्वेश्चन और एक 12 नंबर का, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का आपको मैक्सिमम वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको मिलेगा। अदरवाइज तो एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 12 नंबर का पूछ लिया, 8 नंबर का नहीं दिया है। तो आपको इतने ही बेसिक टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इसको आप तैयार कर सकते हैं एनसीईआरटी से, जो बेसिक एनसीईआरटी है 10th का 11th का, उसमें आपको यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में मिलेगा, बेसिक्स आपको दिया हुआ है, उसी के बेसिस पर आप इन क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ए ग्रेट रिजल्ट ऑफ इनलाइटनमेंट पीरियड, यानी कि जो इनलाइटनमेंट पीरियड था उसी का रिजल्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो हम इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं उसको क्वेश्चन की डिमांड को देखकर। जैसे इसका हम इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 was a byproduct of intellectual atmosphere that propagated philosophical ideas like कौन-कौन से, लिबर्टी, इक्वालिटी एक्सेट्रा, as a part of enlightenment period, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो प्रोडक्ट था किसका, इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर दैट प्रोपोगेटेड फिलोसॉफिकल आइडियाज, इक्वालिटी, लिबर्टी, सॉवरेनिटी एज ए पार्ट ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड। उसके बाद यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखेंगे है कि इट ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि जो एनलाइटनमेंट पीरियड है, इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रेंच या फ्रांस पॉलिटिकली, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट क्या था, इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रांस पॉलिटिकली, सोशली, इंस्पायरिंग, या इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इट ट्रांसफॉर्म, ये इट इंस्पायर्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप के अंदर जो डेमोक्रेसी की जो फीलिंग है लोगों के अंदर, वो जागृत शुरू हो गई और लोग रिवोल्ट करने लगे मोनिस्ट, मतलब ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद ये एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया। आपको 4 से 5 लाइन बस मैक्सिमम, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आता तो आपको 4 लाइन का या 5 लाइन का, यानी कि 25 वर्ड का आपको, 25-30 वर्ड का आपको, 25 वर्ड का मैक्सिमम 20 से 25 वर्ड का आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, और इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, 30 वर्ड का भी नहीं लिखना है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर दैट प्रोपोगेटेड फिलोसॉफिकल आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एज ए पार्ट ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड। इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रांस पॉलिटिकली, सोशली एंड इंस्पायर्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये आपका एक इंक्लूसिव होली इंट्रोडक्शन हो गया कि एनलाइटनमेंट ने क्या क्या दिया और उसका इन्फ्लुएंस कहां-कहां पर हुआ। अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी का जो पार्ट है वो मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा, क्योंकि बॉडी आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, यही इंट्रोडक्शन को आप थोड़ा सा चेंज कर करके
इसको जैसे नेपोलियन के ऊपर पूछ लिया तो आप इसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि रेवोल्यूशन कब हुआ था, उसके क्या पार्ट थे और नेपोलियन ने वहां पर क्या रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट बॉडी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा कुछ मतलब जो आंसर है आपको उसको अच्छा से सो यानी कि एक तो इन्फॉर्मेशन को आप बहुत कम शब्दों में वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं और ये इन्फ्लुएंस करता है एग्जामिनर को नंबर देने के लिए। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का जब हमने नाम सुना, आपको यहाँ पर एक छोटा सा फ्रांस का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो आपको दिखाना पड़ेगा। यानी कि ये आपने इस टाइप से बना दिया अफ्रीका, यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका, इसी के पैरेलल में इस टाइप से ये मैप, बस इतना ही मैप आपको बनाना है और इसको या तो बॉक्स में बंद कर दिए और ये जो एरिया है ये आपका स्पेन हो गया, इसी के बाजू में ये जो एरिया है ये फ्रांस, यहां पर दिखा दीजिए, पेरिस यहां पर दिखा दीजिए, बस इतना ही आपको दिखाना है। और यहाँ पर यूरोप लिख सकते हो तो लिख दीजिए, इसकी जरूरत है वैसे, फ्रांस इतना लिख दिया काफी है। तो ये एक जो मतलब जो रिप्रेजेंट करता है एक मैप के थ्रू कि फ्रांस कहां पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो ये एक थोड़ा सा एक गुड इनिशिएटिव है। आपको हिस्ट्री के अंदर मोस्टली क्या है, लोग मैप बनाते नहीं है स्टूडेंट, तो ये आपको इसी के तरह आपको यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना देना है। उसके बाद यहाँ पर बॉडी लिखनी है। अब बॉडी में हमसे पूछा गया कि इनलाइटनमेंट का वो, तो हमको पहले इसको लेके चलना है कि जो इसका इनलाइटनमेंट जो पीरियड था, इनलाइटनमेंट पीरियड था, इसका इन्फ्लुएंस था ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पूछा ना कि फ्रांस रेवोल्यूशन का रिजल्ट इनलाइटनमेंट पीरियड था, तो इसका जो इन्फ्लुएंस था फ्रांस रेवोल्यूशन पे इनलाइटनमेंट पीरियड का क्या क्या था। तो यहाँ पर आपको लिखने हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखना है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाना है कि एक इस टाइप से दिखाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन स्टेट है वहां पर। उसके बाद ये यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, मोनार्की सिस्टम था यहाँ पर, तो यहाँ पर मोनार्की बैठती है, यहाँ पर इनके मिनिस्टर वगैरह सेकंड स्टेट बोलते हैं जो भी है, रिचेस्ट क्लास यहाँ पर बैठती है। और ये थर्ड स्टेट आता है, यहाँ पर सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर सेक्शन ऑफ पीपल यहाँ पर आते हैं। तो ये जो मोनार्की के अगेंस्ट यानी कि चैलेंज था यहाँ पर, ये एक तरीके का ये फ्लो चार्ट है, इसको याद रखिएगा। इसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। कोई भी आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका आपको करना है। जीएस कोई सा भी जीएस हो, जीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी भी जीएस का कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी जीएस के पेपर में आप यूटिलाइज कर सकते हैं और ये उसकी डायमेंशन को और बढ़ा देता है, जिससे कि आपको मार्क्स मिलने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला तो है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि चैलेंज किया था इसने, चैलेंज टू ऑटोक्रेसी या एब्सोल्यूट मोनार्की जो थी यहाँ पर, एब्सोल्यूट मोनार्की। ये आप इसके आगे आप फ्लो चार्ट बनाएंगे ये वाला और यहाँ पर दिखा देंगे कि जो जॉन लॉक के प्रिंसिपल थे वहां पर, जॉन लॉक एक वहां पर इंटेलेक्चुअल हुए थे, इनके जो प्रिंसिपल थे इन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट है वो, जो गवर्नमेंट है वो लोग जो जो पीपल हैं, यानी कि ये लोग गवर्नमेंट को चूज करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, ना कि गवर्नमेंट जो फर्स्ट स्टेट है मोनार्की रिप्रेजेंट करती है लोगों को। यानी कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर है, लोगों के पास नेचुरल राइट्स हैं, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है। तो जो आइडिया है एब्सोल्यूट मोनार्की का, जॉन लॉक ने यहाँ पर उसको अपोज किया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चैलेंज टू एब्सोल्यूट मोनार्की, जॉन लॉक opposed the absolute monarchy and so that government exists through the consent of the people, government exists through the consent of the people। बस इतना लिख के आपको एक या 1.5 लाइन के अंदर आपको एक पॉइंट लिखना है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास इतना स्पेस होता नहीं है फ्लो चार्ट के अंदर। सेकंड है आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, आइडिया ऑफ, मैं यहाँ पर छोटा छोटा बस लिख के बता रहा हूँ आपको, पॉपुलर
सोवरेनिटी, SOVEREI, पॉपुलर आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, ये दिया है आपको रूसो, एक बहुत बड़े फेमस फिलोसफर हुए थे, रूसो ने दिया कॉन्सेप्ट दिया हुआ जनरल विल का, जनरल विल, यानी कि जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी इसके आगे आप लिख सकते हैं रूसो के आगे, आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, रूसो सेड दैट द सोवरेन विल या जनरल विल लाई विद द पीपल, बस इतना लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया एनलाइटनमेंट पीरियड का। एक सबसे पहला क्या है, चैलेंज टू एब्सोल्यूट मोनार्की, सेकंड है आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, ये रूसो ने दिया है और उन्होंने बोला है कि जो आइडिया है सोवरेनिटी का वो लाई करता है जनरल पीपल के साथ। तीसरा है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर, जो हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जो हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, जो तीन ब्रांच हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर वहां पर कैसा कैसा है, तो ये प्रपोज किया था मोंटेस्क ने। मोंटेस्क ने इसको प्रपोज किया था, सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव। तो दिस इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और ये लेकर यहाँ पर क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन फ्रेंच, जो हेल्प किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। फोर्थ है चर्च का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था यहाँ पर, और चर्च का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ चर्च, क्रिटिसिज्म ऑफ चर्च एंड प्रिस्टली क्लास, प्रिस्टली क्लास चर्च बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे। तो इसको यहाँ पर जो वोल्टायर थे, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के यानी फ्रेंच के जो फिलोसफर हैं, जॉन लॉक हुआ, रूसो हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए, वोल्टायर हुए, इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इनकी फिलोसफीज हैं और इनको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, एथिक्स में भी यूज हो जाते होते हैं ये सब लोग। जैसे सोवरेनिटी की बात आती है कहीं पर भी तो मोंटेस्क उसका आना ही आना है, रूसो का आना है, जनरल विल उन्होंने वहां पर कॉन्सेप्ट दिया है, वोल्टायर ने यहाँ पर फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब वोल्टायर के मतलब दिए हुए थे। इन्होंने बोला था कि जो प्रिविलेज है प्रिस्टली क्लास का, वो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था, प्रिस्टली क्लास को, चर्च को क्रिटिसाइज किया था कि जो, और इनको अबोलिश करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो इसी के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, क्रिटिसाइजिंग ऑफ चर्च एंड प्रिस्टली क्लास। एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर इक्वालिटी एंड राइट्स, इक्वालिटी एंड राइट्स, लाइक फॉर एग्जांपल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, लाइक फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यहाँ पर यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये कुछ 4-5 आपको इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। ये है बाई प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर, इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ। उसके बाद बॉडी के अंदर आपको एक फ्लोचार्ट ये याद रखना है, आपको मैप यूज करना है, यहाँ पर फ्रेंच का है, अमेरिका का है, या इटालियन हो, जर्मन हो, आपको वहां पर एक छोटा सा मैप बनाना है। और ये एक फ्लोचार्ट हमेशा याद रखना है, ये हर जगह है क्योंकि जो ऑटोक्रेसी है रहती है यहाँ पर, वहां पर ये फ्लोचार्ट हमेशा यूज होगा। मोनार्की रहेगी, उसके बाद उसके नीचे थोड़ा सा प्रिस्टली क्लास या डोमिनेटेड क्लास, फ्यूडल क्लास वहां पर लैंडलॉर्ड्स थे वहां पर, वो रहेगी। उसके बाद लोग कॉमन पीपल। अब इसको चैलेंज करने के लिए इसको आपको बनाना है। उसके बाद चैलेंज टू एब्सोल्यूट मोनार्की, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। आपको यहाँ पर जो रूसो है, जॉन लॉक है, इनकी फिलोसफी को आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या उन्होंने बोला है, मोंटेस्क ने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की थी, सेपरेशन ऑफ पावर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिटिसिज्म ऑफ चर्च और प्रिस्टली क्लास है वोल्टायर के द्वारा, और इक्वालिटी ऑफ राइट्स है, यूनिवर्सल राइट की यहाँ पर बात की गई है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है सभी लोगों को दिए जाने चाहिए, इसकी यहाँ पर बात की थी फ्रेंच फिलोसफर ने। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप हमें यहाँ पर लिखना है, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि इनलाइटनमेंट जो पीरियड है, इनलाइटनमेंट, इसका एक एक्सेप्शन भी हमेशा रहता है, इनलाइटनमेंट अलोन वाज नॉट द रीजन या वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन।
इसने बोला ना कि रिजल्ट ऑफ इनलाइटनमेंट पीरियड, लेकिन अकेला इनलाइटनमेंट पीरियड रिस्पॉन्सिबल नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। तो क्या रिस्पॉन्सिबल था? फर्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे जो चल रहा था, जो 1788 या लुइस 16वां वहां पर जो उसका मुनार था, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन थी वहां पर, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे चला हुआ था, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। ये भी एक रीजन था अपार्ट फ्रॉम इनलाइटनमेंट पीरियड। लाइक फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। सेकंड यहाँ पर था, जो 3 स्टेट थे उनके बीच में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, यानी कि सोशल इनइक्वालिटी, और ये हमेशा लोगों को खराब लगती थी बिटवीन ई स्टेट। एक पॉइंट और था यहाँ पर, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई थी। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था 1776 में, फ्रेंच ने वहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था, जिसकी वजह से फूड और बाकी जो चीजें हैं जो कॉमन पीपल से लिंक होती हैं, उसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और फेमीन वहां पर यानी कि भूखमरी ये सब बढ़ गया था। ये एक रीजन था। फोर्थ था पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस, पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस या ऑफ मोनार्की। जो लोकल पीपल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको उनका कोई भी शेयर नहीं था पॉलिटिकल क्लास के अंदर, और जो मोनार्की थी वो एब्सोल्यूट रूल करती थी। और ये कुछ रीजन थे इनलाइटनमेंट पीरियड के अलावा जो इन्फ्लुएंस किए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन को। उसके बाद यहां पर आए थे हम कंक्लूजन पर। कंक्लूजन बहुत सिंपल इसका रहने वाला है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या करा था, जो फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं, फिलोसॉफिकल आइडियाज, इनको प्रैक्टिकलिटी में उतार दिया। जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, सोवरेनिटी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, जो फिलोसॉफिकल आइडियाज है इनको ना, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में उतार दिया। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन was a product of philosophical ideas like equality, liberty, but also practical realization of these ideas, यानी कि प्रैक्टिकलिटी में इनको उतार दिया, and which inspired worldwide upsurge of democratic which inspired worldwide upsurge of democratic ideals। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जब इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल चली थी, वहां पर भी हमने इन सब कॉन्सेप्ट को उठाया था। सॉवरेनिटी वाला क्वेश्चंस, लिबर्टी इक्वलिटी वाला क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ से। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे और सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट या इसको इंस्पायर किया था इसने। तो कंक्लूजन एक फ्यूचरिस्ट, मतलब ये स्टैटिक क्वेश्चन है, तो कंक्लूजन इसका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, और उसका यही होगा कि जो फिलोसॉफिकल आइडियाज थे उनको प्रैक्टिकली दे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फिलोसॉफिकल आइडियाज, इक्वालिटी, लिबर्टी, इनका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा, जिसने इंस्पायर किया वर्ल्ड वाइड अपसर्ज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडिया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नेंस, बिल ऑफ राइट्स, ये आए थे अमेरिकन रेवोल्यूशन से, ताकि जो कॉमन पीपल्स हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल सके, उनको फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी या लिबर्टी या फ्रेटर्निटी उनको मिल सके। तो ये फ्यूचर रेवोल्यूशन को इसने इंस्पायर किया था। ये आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन में 2-3 लाइन का ही होना चाहिए। जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ में बताऊंगा कि और क्या क्या आप कंक्लूजन में आपका 2-3 लाइन का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या करा था, जो फिलोसॉफिकल आइडियाज थे उनको प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन उसका हुआ था, और जिसने इंस्पायर किया था डेमोक्रेटिक आइडियल, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड, जो ऑटोक्रेसी के अंदर जो रह रहे थे या जहां पर मोनार्की रूल कर रही थी। तो ये इस तरह से हम आगे के क्वेश्चन लिखेंगे, और ये हमारा चलेगा जब तक कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस पे फोकस करेंगे, 2025 का, 2024 का, 2023 का। इतने ही हम कर ले तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, और हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।